Hello and welcome everyone. This is your NV sir and today we are going to do lecture number 7 of probability. ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे अबाउट बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी. राइट, तो इस लेक्चर में बहुत मजा आने वाला है. बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. एंड लेट मी ऑल्सो टेल यू कि यार एक क्वेश्चन आया था जेई एडवांस 2020 में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का. ठीक है, सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इस पूरे चैप्टर में जो अपने को मास्टर करना है आज की क्लास में. तो स्टार्ट करते हैं. लेट्स बिगिन. And before we start, this is about myself. So my name is Nishant Vora. I've done BTech from IIT Patna, 7+ years of teaching experience and mentored more than 5 lakh students. ठीक है, तो यार इसको शेयर कर देना फटाफट से with the hashtag of JEE Live Daily and you can tag me also @Vora1310 is my ID everywhere on Instagram, on Facebook. हर जगह आप मुझे टैग भी कर सकते हो. ठीक है, उसके अलावा डिस्कॉर्ड या टेलीग्राम का चैनल अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपके सामने है. इसको डेफिनेटली आप अभी के अभी ज्वाइन कर लेना एंड यू कैन बिकम द पार्ट ऑफ बोथ द चैट्स जहां पे आपका इंटरेक्शन का लेवल जो है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा. उसके अलावा livedaily.me/JEE को अगर आप विजिट करोगे तो यहाँ पे स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में सारे नोट्स, लेक्चर्स, सब कुछ आपको मिल जाएगा फॉर जेई मेन एंड एडवांस. तो अब आप अपनी प्रिपरेशन बहुत आराम से इसको विजिट कर लो. बहुत आराम से आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो. ठीक है, उसके अलावा मंजिल बैच हमारा ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है. तो अगर किसी ने अभी तक एनरोल नहीं किया तो दोनों बैचेस एक्चुअली स्टार्ट हो गए. ठीक है, मंजिल बैच इज ऑल्सो देयर जो 11th वाले बच्चों के लिए है. इसमें हम 11th का फुल सिलेबस कंप्लीट करेंगे 2 महीने के अंदर. पूरा रिविजन करेंगे 11th का. उसके बाद हम 12th को पढ़ने वाले हैं बहुत ही ज्यादा इन डेप्थ डिटेल में. इसके अलावा रैंक बूस्टर भी हमने लॉन्च कर दिया है जिसमें पूरा 11th और पूरा 12th हम डिटेल में और पूरा का पूरा रिवीजन हम करने वाले हैं. ठीक है, पूरा रिवीजन हम करने वाले हैं फॉर 11th स्टैंडर्ड ऑल सिलेबस लाइक फुल सिलेबस ऑफ 11th स्टैंडर्ड एंड फुल सिलेबस ऑफ 12th स्टैंडर्ड आल्सो इन रैंक बूस्टर कोर्स. ठीक है, आपकी अनअकैडमी जेई की पूरी टीम यहाँ पे आपको पढ़ाएगी. तो डेफिनेटली यार अभी के अभी आप एनरोल कर लेना, इसमें एनरोल कर लो. दिस इज गोइंग टू बी ऑन अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म. तो वहां पे आपको एक छोटा सा सब्सक्रिप्शन खरीदना पड़ेगा. उसके अलावा बहुत सारे और भी यहाँ पे एजुकेटर्स है. ठीक है, जो कोटा के एजुकेटर्स है उनके भी नए नए बैचेस यहाँ पे स्टार्ट हो रहे हैं. तो डेफिनेटली यू कैन बिकम पार्ट ऑफ दीज बैचेस आल्सो वंस यू टेक अ सिंगल सब्सक्रिप्शन. ठीक है, यहाँ पे आपको ये भी पता होना चाहिए कि यार कोटा के और भी जो टॉप एजुकेटर्स है, टॉप ऑथर्स भी यहाँ पे ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं. तो डेफिनेटली वंस यू टेक अ सिंगल सब्सक्रिप्शन आप सबकी क्लासेस को अटेंड कर सकते हो. सबकी जो लाइव क्लासेस है उसको तो आप अटेंड कर ही सकते हो. उसके अलावा उनके नोट्स आप डाउनलोड कर सकते हो, स्टडी मटेरियल सॉल्व कर सकते हो एंड आपको एक फ्रीडम मिल जाता है टू गो इन एनी बैच. ठीक है, तो डेफिनेटली आप अपने जो एजुकेटर्स है वो खुद से सिलेक्ट कर सकते हो और यहाँ पे आपको ये सारी फैसिलिटीज मिलेगी. यू विल गेट एक्सेस टू ऑल द एजुकेटर्स हु आर देयर हु आर टीचिंग इन आईआईटी जेईई कैटेगरी. ठीक है, सो मेरा कोड है एनवी लाइव, इसको यूज कर लेना. यू विल गेट मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट ऑन प्लस एंड आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ऑल्सो. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले होमवर्क क्वेश्चन जो था उसको डिस्कस करना है. ठीक है, यहाँ पे मैंने लास्ट क्लास में भी थोड़ा सा लाइव लिया था बट वो लाइव में थोड़ी दिक्कत आ गई थी, है ना, कुछ लैग हो रहा था. तो इसीलिए आई एम रिकॉर्डिंग दिस सेशन ऑल्सो. बहुत ध्यान से डिटेल में सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आप समझ लेना. अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो. अगले लेक्चर में मैं डेफिनेटली आपका डाउट ले लूंगा. ठीक है, तो होमवर्क क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. यहाँ पे जो होमवर्क क्वेश्चन था इसमें एक डॉक्टर साहब है. डॉक्टर साहब अपने पेशेंट के उधर विजिट करने वाले थे. अब जब भी वो विजिट करेंगे तो वो कैसे कैसे विजिट कर सकते हैं. या तो वो ट्रेन से जाएंगे या वो बस से जाएंगे या स्कूटर से जाएंगे या ही विल गो बाय अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन. मतलब ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर साहब एकदम पैदल पैदल भाग रहे. ठीक है, अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन में कुछ भी हो सकता है. अपने को ये इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में प्रोवाइडेड नहीं है. ठीक है, लेकिन उनकी प्रोबेबिलिटी गिवन है. लाइक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गो बाय ट्रेन, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गो बाय बस, probability that he will go by scooter and other means of transportation. तो इसमें बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है इसको हमने लास्ट क्लास में बहुत डिटेल में समझा था कि टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम कब लगाते हैं, बेस थ्योरम कब यूज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लास्ट लाइन पढ़ोगे क्वेश्चन की तो उसमें लिखा है कि when he arrives he is late. okay, when डॉक्टर साहब will arrive the patient's house then that time he is late. तो आपको जो एंड रिजल्ट है वो ऑलरेडी गिवन है. लास्ट में क्या हो रहा है, लास्ट में वो ऑलरेडी लेट हो चुके हैं. अब बताओ, नाउ टेल मी दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही केम बाय ट्रेन. अब आपको बताना है कि क्या चांसेस है कि वो ट्रेन से आए थे.
मतलब एंड रिजल्ट आपको ऑलरेडी पता है दैट व्हेन ही अराइव्स ही इज ऑलरेडी लेट। तो अब आपको ये बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही केम बाय ट्रेन। तो ये किसका क्वेश्चन हो गया? आपको अगर एंड रिजल्ट पता है तो ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया। और अगर ये बेस थ्योरम का क्वेश्चन हो गया तो एक ट्री डायग्राम फटाफट से आप बना लो, है ना। ट्री डायग्राम में कितनी पॉसिबिलिटीज है? अगर डॉक्टर साहब आएंगे तो कौन कौन से मीन से आ सकते हैं? या तो वो ट्रेन से आएंगे, ठीक है, आइदर ही विल कम बाय ट्रेन और ही विल कम बाय बस और बाय स्कूटर और बाय अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। तो अदर्स के लिए ओ कर दिया मैंने, ठीक है। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय ट्रेन? Probability that he will come by train is given 3/10, 1/5 for bus, for scooter it is 1/10, other means of transportation is 2/5। तो ये, और अगर मान लो वो ट्रेन से आते हैं, वो ट्रेन से आते हैं और फिर लेट हो गए, या फिर वो बस से आते हैं फिर लेट हो गए, स्कूटर से आते हैं फिर लेट हो गए, या अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन से आए और फिर वो लेट हो गए, तो इनकी प्रोबेबिलिटीज भी अपने को क्वेश्चन में गिवन है। ओके, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी लेट are this 1/4, 1/3, 1/12 if he comes by train, bus and scooter respectively। मतलब अगर वो ट्रेन से आएंगे और फिर लेट हो जाएंगे, that probability is 1/4। अगर वो बस से आएंगे और फिर लेट हो जाएंगे, that probability is 1/3। और अगर वो स्कूटर से आएंगे और फिर लेट हो जाएंगे, so that is 1/12। and if he is coming by other means of transportation, okay, then he will not be late। अच्छा, तो क्वेश्चन में क्लियर कट बोल दिया है कि अगर वो अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन को यूज करेंगे तो he will not be late। मतलब प्रोबेबिलिटी कितनी? 0। ओके, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी आप क्या लिखोगे? यहाँ पे आप प्रोबेबिलिटी को लिखोगे इक्वल टू 0। अब आपको निकालना क्या है? फेवरेबल केस कौन सा है? अब लेट तो ऑलरेडी हो चुके हैं, दिस इज द क्वेश्चन ऑफ बेस थ्योरम, और फेवरेबल केस है ये वाला। वी वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट व्हेन ही केम बाय ट्रेन। ओके, so probability will be how much? Probability will be favorable by total कर लो आप, favorable case कौन सा है? ये ट्रेन वाला, 3/10 into 1/4 ये फेवरेबल, और नीचे टोटल आ जाएगा। तो टोटल के लिए सारे केसेस जितनी भी ब्रांच है, सारी ब्रांच आपको मल्टीप्लाई करके ऐड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो फाइनल आंसर आपका यहाँ से आ जाएगा 1/10 into 1/12 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा 2/5 into 0, ठीक है। इसको सॉल्व कर लेना। आई थिंक अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो मेरे ख्याल से इसका जो फाइनल आंसर है, इसको सॉल्व कर लेना। सॉल्व करने के बाद आपका 1/2 आ रहा होगा, एक बार चेक कर लेना, ठीक है। आफ्टर सॉल्विंग आई थिंक यू विल गेट 1/2 एज द आंसर। तो ये हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था। ये आई थिंक काफ़ी लोगों ने कमेंट करके बताया भी था, जब मैंने लाइव क्लास करी थी फिर उसको प्राइवेट कर दिया हमने, क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा लैग आ रहा था, ठीक है। तो डेफिनेटली यार इसका जो आंसर है दैट इज इक्वल टू 1/2। ओके, और आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक, इसको डिटेल में समझते हैं, विच इज बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। तो ये जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी है उसमें आपको दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो आपको सीखनी है। कौन कौन सी दो चीजें हैं? सबसे पहली तो ये कि इसको हम कब लगाएंगे, और दूसरा ये कि इसको हम कैसे लगाएंगे, ठीक है। तो अगर आपने ये दो चीजें आराम से समझ ली, अगर ये दोनों चीजों में आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना, तो भाई साहब इसके बाद आपको कोई रोक नहीं सकता। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए दो चीजें आपको समझनी पड़ेगी, एक कि इसको कब लगाते हैं, दूसरा कि इसको कैसे लगाते हैं। दो चीजें सीख लो, ठीक है। तो कब इसको लगाएंगे? सबसे पहले तो आपको एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आएगा, आधे लोगों को तो चमकता ही नहीं है कि ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है, तो चमकना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चमकेगा ही नहीं कि भाई क्वेश्चन पढ़ के आपको लग रहा है कि नहीं नहीं ये तो कुछ और है, ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है या नहीं है वो आपको पता ही नहीं चला, कौन सा टॉपिक का है वही नहीं समझ में आ रहा है, तो गड़बड़ है। तो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी कब यूज करते हैं, इस चीज को ध्यान से समझो। बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी तभी यूज करते हैं व्हेन यू आर डूइंग द रैंडम एक्सपेरिमेंट अगेन एंड अगेन एंड अगेन। मतलब यू आर डूइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कॉइन है, कॉइन को मैंने टॉस कर दिया 5 टाइम्स। ओके, इफ वी आर टॉसिंग द कॉइन 5 टाइम्स, or if we are throwing the dice 10 times, or if we are drawing out one card from a deck of card, let's say 15 times. So if you are doing the random experiment again and again and again multiple times, then that is the question of binomial probability. समझ में आ गया? If the random experiment is done again and again multiple times, n number of times, then that is the question of binomial probability for sure.
अब उसको कैसे लगाते हैं, ठीक है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के केस में आंसर हम कैसे निकालेंगे, बाइनोमियल का यहाँ पे क्या यूज है, ये सब अब हम समझते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे समझो आपके पास एक एक्सपेरिमेंट है, ओके, सो लेट अस अज्यूम कि आपका जो एक्सपेरिमेंट है उसमें n इंडिपेंडेंट ट्रायल्स है। अब ये ट्रायल्स क्या होता है, ट्रायल्स का मतलब होता है जब भी आप रैंडम एक्सपेरिमेंट पहली बार करते हो, सो दैट इज नोन एज फर्स्ट ट्रायल। जब आप रैंडम एक्सपेरिमेंट दूसरी बार करते हो तो उसको बोलते हैं सेकेंड ट्रायल। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो हमारा जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है दैट इज टॉसिंग अ कॉइन, तो एक कॉइन को मैंने टॉस कर दिया फर्स्ट टाइम, ओके, तो फर्स्ट टाइम जब आपने टॉस किया तो वहां पे कुछ ना कुछ आएगा, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो मान लेते कि फर्स्ट टाइम जब आपने टॉस किया तो हेड आया, फिर सेकेंड टाइम आप टॉस करोगे, तो जब आपने फर्स्ट टाइम टॉस किया सो दैट इज फर्स्ट ट्रायल, फर्स्ट ट्रायल का आउटकम क्या है, हेड। सिमिलरली आपने सेकेंड ट्रायल किया, उसका आउटकम मान लेते कि टेल आ गया दूसरी बार में, तीसरी बार आपने किया तो उसके बाद फिर से टेल आ गया, चौथी बार आपने किया हेड आ गया, पांचवी बार आपने किया फिर से हेड आ गया। सो वी आर डूइंग द रैंडम एक्सपेरिमेंट 5 टाइम्स, ठीक है, वी आर डूइंग द रैंडम एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स। तो ये किसका क्वेश्चन है, तो ये क्वेश्चन है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का। इफ यू आर डूइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट मल्टीपल टाइम्स देन डेफिनेटली दैट इज द क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। अब इसमें क्वेश्चन कैसे आ सकता है, तो क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि आपको पूछेंगे कि जो नंबर ऑफ हेड्स है उसकी काउंटिंग आपको करनी होगी, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि हमने जो अपने पैसे लगाए वो हेड पे लगाए, कि अगर हेड आएगा तो हम पैसे जीतेंगे, अगर टेल आ गया तो हम हार जाएंगे। तो हमारे लिए सक्सेस क्या है, हमारे लिए सक्सेस ये है कि भाई हेड आ जाए, अगर हेड आ गया तो हम पैसे जीत जाएंगे, अगर हम पैसे जीत जाएंगे तो हम सक्सेस, हमारे लिए वही सक्सेस है। और हमारे लिए फेलियर क्या है, हमारे लिए फेलियर यह है कि टेल आ जाए, अगर टेल आ गया तो हम सारे पैसे हार जाएंगे, और अगर हम सारे पैसे हार गए तो मतलब बेसिकली दैट इज फेलियर फॉर अस, ठीक है। तो हर एक जो ट्रायल है, जो पहला ट्रायल है, ठीक है, ये जो पहला ट्रायल है वहां पे आपको क्या मिल सकता है, वहां पे आपको या तो हेड मिलेगा या तो टेल मिलेगा। इसका मतलब फर्स्ट ट्रायल के बाद फर्स्ट ट्रायल में आपको या तो सक्सेस मिलेगा या फेलियर मिलेगा, ठीक है। इस केस में आपको क्या मिल रहा है, इस केस में सिंस हमने अज्यूम किया कि हेड आ रहा है तो हेड आ रहा है मतलब आपको सक्सेस मिल रहा है, ठीक है। तो पहली बार में आपको सक्सेस मिला, दूसरी बार आपको फेलियर मिला, थर्ड वाला जो ट्रायल है उसमें फिर से फेलियर मिल गया, यहाँ पे सक्सेस मिल गया और इधर फिर से सक्सेस मिल गया, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ सक्सेस कितने हैं, टोटल आपको सक्सेस कितनी बार मिला, 5 बार आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, ओके, उसमें से आपको सक्सेस मिला 3 बार, ओके, 3 टाइम्स यू आर गेटिंग अ सक्सेस। तो फेलियर आपको कितनी बार मिला, फेलियर आपको मिला 2 बार, यू आर गेटिंग फेलियर 2 टाइम्स, तो ये फेलियर हो गया, ठीक है। 5 टाइम्स टोटल हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से 3 बार सक्सेस है, 2 बार फेलियर है। अब इसी चीज की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, तो अब इस चीज को ध्यान से समझो। यहाँ पे क्या लिखा है, ईच एंड एवरी ट्रायल हैज 2 पॉसिबल आउटकम्स। देखो पहला ट्रायल हमने किया उसके क्या क्या पॉसिबल आउटकम्स है, या तो अपने को सक्सेस मिलेगा या तो अपने को फेलियर मिलेगा। फिर सेकेंड टाइम हमने कॉइन को टॉस किया, या तो अपने को सक्सेस मिलेगा या तो अपने को फेलियर मिलेगा। तो जब भी बाइनोमियल का क्वेश्चन आता है ना, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन आता है, तो उसमें हर एक ट्रायल का जो आउटकम है वो क्या हो सकता है, या तो वो सक्सेस होगा या तो वो फेलियर होगा। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस हमने मान लिया p है, छोटा p, ठीक है, छोटा p इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग सक्सेस एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर इज छोटा q, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फेलियर इज q। तो p प्लस q का वैल्यू कितना होगा 1, क्यों, क्योंकि या तो अपने को सक्सेस मिलेगा या तो अपने को फेलियर मिलेगा, या तो हेड मिलेगा या टेल मिलेगा। तो p प्लस क्यू विल ऑलवेज बी इक्वल टू 1। अब मैं बोलता हूं कि यार एग्जैक्टली मुझे 3 बार सक्सेस चाहिए, इस फॉर्मूला को समझो ये कैसे आया। वैसे तो आप डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, अगर आप सीधा सीधा फॉर्मूला यूज करोगे आपके सारे आंसर आएंगे 100%, लेकिन इसका लॉजिक भी थोड़ा सा समझ लो। इसमें लॉजिक क्या है, चलो यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। तो मान लो कि आपने जो रैंडम एक्सपेरिमेंट किया वो 5 बार किया, रैंडम एक्सपेरिमेंट आपने 5 बार कर दिया और टॉसिंग अ कॉइन, ओके। तो 5 बार आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, उसमें से आप चाहते हो कि भाई एग्जैक्टली 3 बार सक्सेस आना चाहिए, ओके। सो वी वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 सक्सेसेस। हम क्या निकालना चाहते हैं, हम निकालना चाहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 सक्सेसेस,
ये समझ में आ रहा है? वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस, वी वांट टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 सक्सेस, ना ज्यादा ना कम। तो 5 बार आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, आप चाहते हो कि आपको सक्सेस मिले एग्जैक्टली 3 बार, तो कितनी बार फेलियर मिलेगा? फेलियर आपको मिलेगा एग्जैक्टली 2 बार। एग्जैक्टली 3 बार आप सक्सेस चाहते हो और एग्जैक्टली 2 बार आप फेलियर चाहते हो। आपने जो कॉइन को टॉस किया है वो 5 बार किया है, तो 1 2 3 4 5। अब आप क्या चाहते हो? आप चाहते हो कि भाई आपको सक्सेस मिलना चाहिए एग्जैक्टली 3 बार। सक्सेस तभी मिलेगा जब हेड आएगा और फेलियर तभी मिलेगा जब टेल आएगा। तो यहाँ पे टोटल कितनी चेयर है? आप ऐसे समझो, यहाँ पे टोटल तो 5 चेयर है। ओके, सो टोटल यहाँ पे 5 चेयर है। 5 चेयर में से कोई भी 3 चेयर को सिलेक्ट करो। 5 में से कोई भी 3, 5 में से किसी भी 3 चेयर को आप सिलेक्ट कर लो, कोई भी 3, आपकी मर्जी, आप यहाँ पे चला सकते हो, कोई भी 3 ले लो। मान लो मैंने ये ले ली, ये ले ली और ये ले ली, ठीक है। 5 में से कोई भी 3 चेयर को आप सिलेक्ट कर लो। अब वहां पे हेड आना चाहिए। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे हेड आएगा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि यहाँ पे भी हेड आना चाहिए और इधर भी हेड आना चाहिए? क्योंकि हम चाहते हैं कि भाई एग्जैक्टली 3 बार सक्सेस तो मिले, मतलब एग्जैक्टली 3 बार हेड तो आए। हम यही तो फाइंड आउट करना चाहते हैं कि भाई एग्जैक्टली 3 बार हेड आ जाए और रिमेनिंग ये दो चेयर है वहां पे क्या आए? वहां पे टेल आए। तो आपको इंश्योर करना पड़ेगा कि यहाँ पे हेड ही आए, यहाँ पे हेड ही आए और यहाँ पे हेड आए। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड हियर? 1/2। इधर भी 1/2, इधर भी 1/2। तो 1/2 को आप कितनी बार मल्टीप्लाई करोगे? तो यहाँ पे आ जाएगा 1/2 की पावर 3। समझ गया? 1/2 1/2 1/2, इधर हेड आएगा, इधर हेड आएगा, इधर हेड आएगा, और यहाँ पे क्या आएगा? ये जो चेयर है और ये जो चेयर है, यहाँ पे बेसिकली टेल आएगा। क्योंकि हम चाहते हैं क्वेश्चन में कि एग्जैक्टली 3 बार अपने को सक्सेस मिले, इसका मतलब एग्जैक्टली 3 बार हेड आए। ठीक है, तो हमने क्या किया? पहले तो 3 चेयर सिलेक्ट किया, 3 चेयर को सिलेक्ट कर लिया 5C3, और जो चेयर आपने सिलेक्ट किया है वहां पे आप हेड को बिठा दो। तो हेड वहां पे आना चाहिए ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इज 1/2। तो 1/2 1/2 1/2 तीनों चेयर्स पे, क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और ये जो ग्रीन वाले डब्बे है वहां पे क्या आना चाहिए? वहां पे टेल आना चाहिए। तो यहाँ पे टेल आना चाहिए, इधर भी टेल आना चाहिए। तो अगेन 1/2 1/2, तो 1/2 की पावर 2 आ जाएगा। अब इसी फॉर्मूला को अगर आप जनरलाइज कर दोगे, इसी चीज को अगर आप जनरलाइज कर दोगे तो ऐसा आ जाएगा। इसको अगर मैं जनरलाइज कर दूं तो NCR, ये क्या है? दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हमने अज्यूम किया है P, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर 3। ओके, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर R लिख सकते हो आप। ठीक है, यहां पे जो भी नंबर आएगा वही नंबर इधर भी आएगा। ये बाइनोमियल टाइप का फील आ रहा है ना, इसीलिए इसका नाम भी है बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो NCR इंटू P की पावर R और Q की पावर N-R। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला बन जाएगा। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हाउ मेनी सक्सेस? दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 3 सक्सेस, तो इधर 3 आ रहा है। एग्जैक्टली 3 सक्सेस की प्रोबेबिलिटी ये है, तो दिस इज द प्रोबेबिलिटी। ये क्या है? दिस इज नथिंग बट दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली R नंबर ऑफ सक्सेसेस। तो यही तो लिखा हुआ है यहाँ पे भी, देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली R सक्सेस इज NCR इंटू P की पावर R एंड Q की पावर N-R। समझ गया? इसको और अगर आपको डिटेल में समझना तो आप ऐसे भी समझ सकते हो कि आपके पास जो नंबर ऑफ चेयर्स है वो N नंबर ऑफ चेयर्स है। ठीक है, कितनी चेयर है आपके पास? N नंबर ऑफ चेयर है, और आप चाहते हो कि एग्जैक्टली R नंबर ऑफ टाइम्स आपको सक्सेस मिले, है ना। तो N नंबर ऑफ चेयर्स है, R नंबर ऑफ टाइम्स आप चाहते हो कि आपको क्या मिले? सक्सेस। तो आपको फेलियर कितनी बार मिलेगा? आपको फेलियर मिलेगा N माइनस, जो रिमेनिंग है वो क्या है? तो रिमेनिंग सब फेलियर है, राइट। तो R नंबर ऑफ टाइम्स आप सक्सेस चाहते हो एंड N-R नंबर ऑफ टाइम्स आप चाहते हो फेलियर। तो यहां से आप क्या करोगे? इस फॉर्मूला को समझने के लिए लॉजिक क्या है इसमें लॉजिक है कि N नंबर ऑफ चेयर्स है, N में से कोई भी R नंबर ऑफ चेयर्स आप सिलेक्ट कर लो और वहां पे सक्सेस को बिठा दो। अब सक्सेस को पहली, जैसे मान लो आपने यहाँ पे R नंबर ऑफ, इस चेयर को सिलेक्ट कर लिया, इसको सिलेक्ट कर लिया, और ऐसे और बहुत सारी चेयर्स, R नंबर ऑफ चेयर्स आपने सिलेक्ट कर ली, NCR का मतलब N में से R नंबर ऑफ चेयर्स को सिलेक्ट कर लो। जो पहली वाली सीट आपने सिलेक्ट करी है वहां पे किसको बिठाओगे? वहां पे सक्सेस को बिठाओगे।
इधर भी सक्सेस को बिठाओगे तो जो जो चेयर आपने सिलेक्ट करी है वहां पे एस आएगा, वहां पे सक्सेस आएगा। अब सक्सेस की प्रोबेबिलिटी क्या है, पी, तो इधर सक्सेस को बिठाना है तो पी लिखना पड़ेगा ना, तो पी कितनी बार आएगा, पी इंटू पी इंटू पी इंटू पी, आर नंबर ऑफ टाइम्स आएगा। और ये रिमेनिंग जो चेयर्स है कितनी है, रिमेनिंग चेयर्स है एन माइनस आर, तो क्यू कितनी बार आएगा, रिमेनिंग चेयर्स पे आपको फेलियर को बिठाना है, फेलियर को बिठाओगे तो ये फेलियर कितनी बार आएगा, एन माइनस आर, तो क्यू की पावर एन माइनस आर। चमक गया ना। तो ये फॉर्मूला है जिसको अपने को बार बार यूज करना है। दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली आर नंबर ऑफ सक्सेस। अब देखो एक और एग्जांपल करते हैं और थोड़ा चमकेगा। तो ये एग्जांपल देखो, अपने पास एक पेयर ऑफ डाइज है पेयर ऑफ डाइज इज थ्रोन 6 टाइम्स। ओके, तो रैंडम एक्सपेरिमेंट हम कितनी बार कर रहे हैं, एन का वैल्यू 6 है, वी आर डूइंग रैंडम एक्सपेरिमेंट टोटल 6 नंबर ऑफ टाइम्स, गेटिंग अ डबलेट इज कंसिडर्ड सक्सेस। ओके, तो हमारे लिए सक्सेस क्या है, हमारे लिए सक्सेस इज गेटिंग अ डबलेट। ओके, हमारे लिए सक्सेस इज गेटिंग अ डबलेट, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल p से, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी इक्वल टू हाउ मच, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी इक्वल गेटिंग अ डबलेट। सो व्हाट इज द, और डबलेट का मतलब पता है ना सबको, डबलेट मतलब जो दोनों नंबर है ऑन द डाइस इज सेम, मतलब 1 1 या 2 2 या 3 3 4 4 5 5 6 6, तो टोटल फेवरेबल केसेस कितना है 6, और टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने होते हैं 36, क्योंकि दो अ पेयर ऑफ डाइस इज थ्रोन। ठीक है, दो डाइस है हमारे पास यहाँ पे, हमने उसको थ्रो कर दिया, तो टोटल 36 और फेवरेबल 6, कौन कौन से 6 है, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6, डबलेट का मतलब दोनों नंबर सेम है ऑन द डाइस। ओके, तो ये आ गया 1/6, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगा 1 माइनस 1/6, 1 माइनस 1/6 करोगे तो 5/6, तो ये आ गया। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं 6, हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया 6 बार, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, सक्सेस इज गेटिंग अ डबलेट, फेलियर इज नॉट गेटिंग अ डबलेट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ डबलेट इज 5/6। अब फर्स्ट पार्ट को समझो, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है, फर्स्ट पार्ट में आपसे पूछा है कि फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो सक्सेस, मतलब आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 सक्सेस। अब देखो इसका एक मैं आपको सीधा एनवी स्टाइल बता देता हूं। ठीक है, इसका एनवी स्टाइल क्या है कि आप इस तरह का डायग्राम बना लो यार, इस तरह का डायग्राम बन गया ना तो उसके बाद बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, यहाँ पे हम चाहते हैं कि हमें मिले 0 सक्सेस। फर्स्ट पार्ट, ये 4 पार्ट है, ये ऑप्शंस नहीं है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में हम चाहते हैं प्रोबेबिलिटी दैट नंबर ऑफ सक्सेस इज 0, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो सक्सेस। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो सक्सेस। ऑलराइट, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो सक्सेस मतलब टोटल हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया 6 बार, उसमें से नंबर ऑफ सक्सेस कितना है 0। ओके, तो 0 बार सक्सेस और 1 बार फेलियर, नहीं सॉरी 1 बार नहीं, 6 बार फेलियर आएगा ना। ओके, अगर आपको सक्सेस मिल रहा है 0 बार, इफ यू आर गेटिंग नंबर ऑफ सक्सेस इज 0, तो सारे के सारे फेलियर है ना, तो सारे 6 के 6 क्या है फेलियर, तो नंबर ऑफ सक्सेस 0 है और नंबर ऑफ फेलियर जो है दैट इज इक्वल टू 6। अब आपको इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए मैंने आपको बता दिया ना, NCR, P की पावर R, Q की पावर N माइनस R। इसको याद करने का तरीका भी ये है, यहां से आप याद करो ना NCR, तो सीधा सीधा यहां से आएगा। ओके, N is the total number of times we are doing the random experiment, R is the total number of successes। तो यहां पे हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया 6 बार, उसमें से सक्सेस कितनी बार चाहिए 0 बार। फिर उसके बाद यहां पे आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर ये नंबर होता है हमेशा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर इसकी पावर 6 माइनस 0, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो, इन दोनों को माइनस कर दोगे 6 माइनस 0 तो कितना आ जाएगा 6। तो दिस इज द आंसर। ओके, दिस इज द आंसर, दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो सक्सेस, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 सक्सेस। ओके, सेकेंड पार्ट का आंसर क्या आएगा, तो अब सिंपल है, आपको केवल ये डायग्राम बनाना है और फिर फॉर्मूला यूज करना है। सेकेंड में पूछा एग्जैक्टली 1 सक्सेस। ओके, तो 6 बार आपने किया, आपको नंबर ऑफ सक्सेस चाहिए 1, एग्जैक्टली 1 सक्सेस, तो फेलियर कितने हो जाएंगे 5। ओके, 5 + 1 6, तो फेलियर हो गया 5, तो यहाँ पे आ जाएगा 6C1। ओके, 6C1
प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर आएगा 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर आएगा 6 - 1 तो 5। तो ये आ गया आंसर। ओके, दिस इज द आंसर फॉर द सेकेंड पार्ट। अब थर्ड पार्ट में क्या पूछा है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 सक्सेस, मतलब मिनिमम 1 सक्सेस। तो कौन कौन से, यहाँ पे बहुत सारे केसेस बनेंगे, सारे केसेस को आपको ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो एटलीस्ट 1 सक्सेस मतलब नंबर ऑफ सक्सेस के कितने कितने हो सकते हैं। थर्ड पार्ट को समझो। थर्ड पार्ट में टोटल हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया 6 बार। क्वेश्चन में बोल रहा है कि हम चाहते हैं एटलीस्ट 1 सक्सेस। एटलीस्ट 1 सक्सेस मतलब या तो 1 सक्सेस, या फिर दूसरा केस ये भी हो सकता है कि 6 में से 2 सक्सेस, या तीसरा केस ये भी हो सकता है कि 6 में से 3 सक्सेस, या चौथा केस ये भी हो सकता है कि 6 में से 4 सक्सेस मिले आपको, या फिर 6 में से 5 बार आपको सक्सेस मिले, या फिर 6 में से 6 बार आपको सक्सेस मिले। तो ये सारे केसेस आएंगे। अगर आपको एक बार सक्सेस मिला है तो 5 बार फेलियर मिलेगा, अगर 2 बार सक्सेस मिला है तो 4 बार फेलियर मिलेगा, इधर 3 बार फेलियर मिलेगा, इधर 2 बार फेलियर मिलेगा, इधर 1 बार फेलियर मिलेगा और इधर 0 बार फेलियर मिलेगा। अब इन सभी केसेस को आप ऐड कर दो। ऐड करेंगे तो वही अपना जो बेसिक फॉर्मूला है उसको यूज करेंगे, है ना। 6 में से आपको एग्जैक्टली 1 सक्सेस चाहिए तो यहाँ पे ऐसा आ जाएगा ना 6C1 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर 1, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर 5। फिर अगले वाले में क्या आएगा 6C2 1/6 की पावर ये नंबर और 5/6 की पावर दोनों का डिफरेंस तो 4 आ जाएगा। और ऐसे ही चलता जाएगा, ठीक है। 6C3 1/6 की पावर 3 और 5/6 की पावर भी 3। ओके, सिमिलरली फॉर दिस एंड दिस, तो 3 टर्म्स और आएगी, ठीक है। 1 2 और 3 कर लोगे ये। तो ये जो पूरा डब्बा है, अब ये थोड़ा लेंदी है, ठीक है। इसको अगर आप कैलकुलेट करने बैठोगे तो ये थोड़ा लेंदी है। इसका एक दूसरा मेथड भी है, तो मेथड 2 को समझो। ये फर्स्ट मेथड तो बहुत लेंदी है ना, सारे केसेस को आप निकालोगे फिर सबको ऐड करोगे। अब इससे अच्छा दूसरा तरीका क्या है, आपको क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 सक्सेस, राइट। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 सक्सेस। तो मैंने आपको एक शॉर्टकट बताया था ना, जब भी क्वेश्चन में पूछेंगे एटलीस्ट 1 तो एटलीस्ट 1 को हटा दो। एटलीस्ट 1 को हटा के उसको आप कर दो टोटल -9। टोटल -9 तो टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होती है, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो सक्सेस, ठीक है। तो माइनस ये कर दो, 1 में से माइनस कर दो। तो यहाँ पे यार टोटल कितने केस बनेंगे, आप ऐसा सोचो ना। आप ये डायग्राम से भी दिमाग लगा सकते हो। यहाँ पे एक केस है जो मिसिंग है। कौन सा केस मिसिंग है? अगर मैं सारे के सारे केसेस को लिख दूंगा तो एक केस है ना जो मिसिंग है। यहाँ पे कौन सा मिसिंग वाला केस है? 6 में से अगर आपको 0 सक्सेस मिलता है तो ये वाला केस इसमें मिसिंग है, यस। और 6 के 6 फेलियर। तो ये वाला जो केस है इसको आप 1 में से माइनस कर दो। 1 माइनस गेटिंग नो सक्सेस, लाइक 0 सक्सेस, समझ गए। तो ये टोटल केस है। अगर आपने 6 बार रैंडम एक्सपेरिमेंट को किया है तो टोटल नंबर ऑफ सक्सेसेस आपको कितने कितने मिल सकते हैं, या तो 0 या 1 या 2 3 4 5 6 सारे केसेस है। आपको निकालने ये सारे केसेस है। अगर आपको ये सारे केसेस निकालने तो 1 में से इसको माइनस कर दो, जो बचा हुआ केस है उसको 1 में से माइनस कर दो। तो 1 में से माइनस कर दोगे तो आंसर आ जाएगा ना। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 0 सक्सेस, तो ये आ जाएगा 6C0 1/6 की पावर 0 एंड 5/6 की पावर 6। तो इससे भी आपका जो आंसर आएगा दैट विल बी सेम, ठीक है। तो आप इस डब्बे को कैलकुलेट करो या इस डब्बे को कैलकुलेट करो, आंसर विल बी सेम। एक बार आप पूरा कैलकुलेशन करके चेक भी कर सकते हो, आंसर आपका सेम ही आएगा, ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट। और फोर्थ पार्ट कैसे करेंगे? एट मोस्ट 1 सक्सेस, ओके, मतलब मैक्सिमम 1 सक्सेस। तो कौन कौन से केसेस आएंगे बताओ, इसमें कौन कौन से केसेस आएंगे? फोर्थ पार्ट जो है, फोर्थ पार्ट में आपको बताना है कि 6 बार आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया। क्वेश्चन में बोल रहा है कि भाई मैक्सिमम एट मोस्ट 1 सक्सेस, मैक्सिमम 1 सक्सेस आना चाहिए। तो कौन कौन से केसेस? या तो आपके 0 सक्सेस आएंगे या 1 सक्सेस आएगा, मैक्सिमम 1 सक्सेस। तो 2 केस आएंगे बस, इन दोनों केसेस को ऐड कर लो। अगर सक्सेस 0 है तो फेलियर कितने हैं? अगर सक्सेस 0 है तो फेलियर आएंगे 6 और इधर फेलियर आएंगे 5,
अब आप फॉर्मूला लगा लो 6c0 1/6 की पावर 0 5/6 की पावर 6 और प्लस 6c1 1/6 की पावर 1 और 5/6 की पावर 5। तो ये आंसर आ गया फोर्थ पार्ट का। ठीक है, तो आपको बस केसेस बनाने हैं और सबको ऐड करते जाओ। लेकिन जब भी रैंडम एक्सपेरिमेंट आप मल्टीपल टाइम्स करोगे देन इट इज द क्वेश्चन ऑफ बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी। एक और सवाल करते हैं, ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे मान लो एक हर्डल रेस चल रहा है और ये बंदा ये जो हर्डल है उसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहा है बट बार बार गिर जा रहा है। ठीक है, ये गिर गया, अरे पूरा पलटी मार गया ऐसे करके। ओके, तो ये जो बंदा है बहुत कोशिश कर रहा है बट बार बार गिर जा रहा है। तो अगर आप क्वेश्चन को भी पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि एक हर्डल रेस चल रही है। ओके, सो इन अ हर्डल रेस अ मैन हैज टू क्लियर 9 हर्डल्स। ओके, तो इस तरह के 9 हर्डल्स है जो उसको क्लियर करना है, टोटल 9 आर देयर। प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर द हर्डल इज 2/3। जैसे ये आगे वाला बंदा कर रहा है ना, देखो अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पे एक और बंदा है जो एकदम फटाक से ऐसे जंप मार के चला जा रहा है। ओके, सो ही इज एबल टू क्लियर द हर्डल, लेकिन अपना ये वाला बंदा जो है वो रोल कर रहा है, वो गिर जा रहा है बार बार। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जब भी वो हर्डल क्लियर करने जाएगा तो या तो वो एक्चुअली क्लियर कर लेगा, मतलब ऊपर से निकल जाएगा, या दूसरी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि वो जो हर्डल है उसको नॉक डाउन कर देगा, मतलब गिरा देगा, हर्डल को नॉक डाउन कर देगा, हर्डल को ही गिरा देगा, है ना। तो अब ऐसा ये जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है इसको हम रिपीट कर रहे हैं 9 टाइम्स। मतलब पहले हर्डल पे जाएगा वो, या तो नॉक डाउन करेगा या क्लियर करेगा, फिर सेकेंड हर्डल पे जाएगा, या तो नॉक डाउन करेगा या क्लियर करेगा, फिर थर्ड पे जाएगा, फोर्थ पे, फिफ्थ पे, सिक्स्थ पे, सेवेंथ पे, एथ पे और नाइन्थ पे। तो 9 टाइम्स वी आर रिपीटिंग दिस रैंडम एक्सपेरिमेंट। ठीक है, तो यहाँ पे n का वैल्यू कितना है 9। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स कितने हैं, टोटल नंबर ऑफ ट्रायल्स हमारे पास है 9 टाइम्स हम इस रैंडम एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। और एक एक जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसका आउटकम क्या हो सकता है, आउटकम क्या हो सकता है। जैसे वो पहला जो हर्डल है उसको क्लियर करने के लिए गया, या तो वो क्लियर कर पाएगा या तो वो नॉकडाउन हो जाएगा, है ना। आइदर ही विल बी एबल टू क्लियर द हर्डल, ओके, तो इसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, और ही विल बी एबल टू, या तो वो क्लियर कर लेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी गिवन है, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल क्लियर द हर्डल इज 2/3 एंड प्रोबेबिलिटी दैट ही नॉक्स डाउन द हर्डल इज 1/3। अच्छा, तो प्रोबेबिलिटी दैट he will knock down the hurdle that is 1/3, है ना। एक एक ट्रायल पे या तो वो क्लियर करेगा या वो नॉक डाउन हो जाएगा, या तो वो क्लियर करेगा या तो वो नॉक डाउन हो जाएगा। और यही रैंडम एक्सपेरिमेंट हम 9 टाइम्स कर रहे हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नॉक्स डाउन fewer than 2 hurdles, fewer than 2 मतलब less than 2। okay, so find the probability that he knocks down less than 2 hurdles। okay, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नॉक्स डाउन लेस देन 2 hurdles, मतलब कितने नॉक डाउन करने हैं उसको। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही नॉक्स डाउन लेस देन, तो ही विल नॉक डाउन आइदर 0 hurdles और 1 hurdle ना। तो कितने केसेस आएंगे, 2 ही केस आएंगे। क्या कहते हो, क्वेश्चन में पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी, find the probability that he will knock down fewer than 2 मतलब less than 2 hurdles। less than 2 मतलब या तो 0 या 1, मतलब कितने कितने हर्डल वो नॉक डाउन करेगा, या तो 0 हर्डल नॉक डाउन करेगा या 1 हर्डल नॉक डाउन करेगा। तो अब आपको वही यहाँ पे जो भी आपको क्वेश्चन में पूछा है ना, जैसे यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि ही नॉक्स डाउन द हर्डल, तो यहाँ पे नॉक डाउन को आप सक्सेस अज्यूम कर लो, किसी एक चीज को सक्सेस अज्यूम करना पड़ेगा और दूसरी चीज को फेलियर अज्यूम करना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पे आप इमोशनली मत सोचना है, ठीक है, कि वो तो बंदा तो गिर रहा है, सर आप तो कह रहे हो कि नॉकडाउन को आप सक्सेस अज्यूम कर लो, है ना, किसी और का दुख हमारे लिए सक्सेस कैसे हो सकता है। लेकिन यहाँ पे आपको इमोशनली नहीं सोचना है, मैथमेटिकल सवाल है, मैथमेटिकली अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना पड़ेगा, तो इमोशनल नहीं बनना है। जब भी बाइनोमियल के क्वेश्चन आएंगे, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आएंगे, तो इमोशनली मत सोचना कि सर हमारे लिए सक्सेस ये कैसे हो सकता है, ये तो बेचारा बंदा तो गिर रहा है बार बार, और आप कह रहे हो कि सर नॉकडाउन को ही सक्सेस ले लो। जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसी को आप सक्सेस ले सकते। वैसे तो आप किसी को भी ले सकते हो, ठीक है, वैसे तो आप नॉकडाउन को भी सक्सेस ले सकते हो,
और क्लियर को भी सक्सेस ले सकते हो, किसी भी एक को अज्यूम कर लो, यू विल गेट द आंसर। तो मैं इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अज्यूम कर रहा हूं कि जब भी वो नॉक डाउन करेगा सो दैट इज सक्सेस, क्योंकि एक जो पहली बार मान लो वो गया, पहली बार जब पहला ट्रायल उसने किया तो या तो वो नॉकडाउन हो जाएगा या वो क्लियर कर लेगा। तो एक जो ट्रायल है उसका आउटकम क्या हो सकता है, मान लो ये पहला वाला जो हर्डल है वो ये हर्डल है, दिस समथिंग लाइक दिस, ओके, या तो वो इसके ऊपर से निकल जाएगा, मतलब या तो इसको वो क्लियर कर लेगा या तो वो नॉकडाउन हो जाएगा, ओके, नॉकडाउन, या तो क्लियर करेगा या नॉकडाउन हो जाएगा। तो दो ही पॉसिबिलिटी है ना, तो एक को आप अज्यूम कर लो सक्सेस और दूसरे को अज्यूम कर लो फेलियर। तो मैं इसको सक्सेस अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, नॉकडाउन, तो प्रोबेबिलिटी दैट ही विल नॉक डाउन दैट इज इक्वल टू सक्सेस, इसको मैंने सक्सेस अज्यूम कर लिया। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, तो ये ऑटोमेटिकली अगर इसको सक्सेस अज्यूम किया तो ये फेलियर हो गया। आप किसी भी एक को सक्सेस अज्यूम कर सकते हो, दैट इज योर चॉइस, ठीक है। तो ये हमने अज्यूम किया, इससे आपको आसान पड़ेगा, जो भी क्वेश्चन में पूछा है ना उसी को आप सक्सेस अज्यूम किया करो, इससे आपका कैलकुलेशन थोड़ा सिंपल हो जाएगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से टिप यही है कि जब भी कोई भी क्वेश्चन आएगा, जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसी को आप सक्सेस ले लो, दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। इसको हमने सक्सेस अज्यूम कर लिया, सो दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस, ओके, दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस एंड दिस इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर, ओके। प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर भी आ गया, दोनों आ गया। अब हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट कितनी बार किया, 9 बार। हम क्या चाहते हैं कि नॉकडाउन इज सक्सेस, ओके, नॉकडाउन इज बेसिकली सक्सेस। तो सक्सेस कितने मिलने चाहिए, नंबर ऑफ सक्सेस अपने को मिलने चाहिए, या तो 0 या 1, यही तो क्वेश्चन में पूछा है। क्वेश्चन में क्या पूछा है, नंबर ऑफ सक्सेस बताओ कि या तो 0 होना चाहिए 1 होना चाहिए। तो 9 में से 0 सक्सेस या फिर 9 में से 1 सक्सेस। तो अगर 0 सक्सेस है तो 9 बार फेलियर है, और अगर 1 सक्सेस है तो 8 बार फेलियर है। तो इन दोनों केसेस को ऐड कर लो, यू विल गेट द आंसर। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा, बस इसके बाद तो आपको फॉर्मूला यूज करना है। तो 9C0 है ना, 9C0 ये, और प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस मतलब 1/3, तो 1/3 की पावर 0 और 2/3 प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर माइनस करोगे तो 9, प्लस अगला केस क्या है, अगला केस है 9C1 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर 8। सो दिस इज द आंसर, अंडरस्टूड। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल है, ठीक है। तो आप बस ये निकाल लो कि नंबर ऑफ सक्सेस कितने चाहिए। अगर क्वेश्चन में आपने ये डिकोड कर लिया ना कि नंबर ऑफ सक्सेस अपने को कितने चाहिए, उसके हिसाब से केसेस बना लो और फिर यू विल गेट द आंसर। चमक गया, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये समझने के लिए। अब जो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है वो तो और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एक ड्रंकर्ड है, मतलब बेसिकली आप अज्यूम कर लो कि देवदास का शाहरुख खान है, उसकी पारो जो है उसको छोड़ के चली गई। अब वो काफी दुखी है, और जब लोग दुखी होते तो अक्सर एक चीज का सहारा लेते, ठीक है। तो देवदास का शाहरुख खान है और काफी दुखी है, तो उसी को आप अज्यूम कर लो, आपको क्वेश्चन ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो एक ड्रंकर्ड है, आइदर ही विल टेक अ स्टेप फॉरवर्ड और ही विल टेक अ स्टेप बैकवर्ड, ठीक है। मतलब ये जो शाहरुख खान है, मान लो उसके हाथ में ये है, ठीक है, बॉटल है, और अब कंट्रोल नहीं है, ठीक है, देयर इज नो कंट्रोल। तो या तो वो एक स्टेप आगे जाएगा या वो एक स्टेप पीछे जाएगा। जो उसकी इनिशियल पोजीशन है, मान लो उसकी इनिशियल पोजीशन ये है, यहां से वो आगे भी जा सकता है, यहां से वो पीछे भी जा सकता है, अपने को नहीं पता वो किधर जाएगा, ठीक है। वो उसके हाथ में भी नहीं है, वो उसको भी नहीं पता वो किधर जाएगा, कहीं पे भी जा सकता है, या तो वो फॉरवर्ड जा सकता है या वो बैकवर्ड जा सकता है। तो एक एक स्टेप पे या तो वो एक स्टेप आगे जाएगा या एक स्टेप पीछे जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या गिवन है, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल टेक अ स्टेप फॉरवर्ड। अच्छा, तो ये प्रोबेबिलिटी अपने को गिवन है, प्रोबेबिलिटी दैट ही विल टेक अ स्टेप फॉरवर्ड इज गिवन, कितना, 0.4। तो प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गो बैकवर्ड कितना हो जाएगा, पीछे जाएगा, उसकी प्रोबेबिलिटी 0.6 हो जाएगी। यस, क्वेश्चन में गिवन है कि फॉरवर्ड जाएगा इज 0.4, मतलब 40% मान लो, तो बैकवर्ड जाएगा दैट विल बी 0.6, 1 में से माइनस कर दो। प्रोबेबिलिटी दैट एट द एंड ऑफ 11 स्टेप्स, ओके, तो टोटल उसको कितने स्टेप्स लेने हैं, टोटल उसको 11 स्टेप्स लेने हैं, एंड देन यू वांट टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी दैट एट द एंड ऑफ 11 स्टेप्स
ही इज वन स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। समझ में आया क्वेश्चन? मतलब मान लो कि ये आपका एक लीनियर सरफेस है, मतलब सीधा सीधा ही जाएगा वो, ठीक है, ऐसा नहीं कि राइट और लेफ्ट चला गया, लीनियर वन डायमेंशनल मोशन है। अज्यूम कर रहे कि भाई जो शाहरुख खान है वो अभी तो इधर है ना, अभी तो वो इधर है, बहुत ही दुखी है, लेकिन पारों के गम में काफी मतलब दुखी है ठीक है। अब वो यहाँ से 11 स्टेप टोटल लेने वाला है। टोटल कितने स्टेप्स लेने वाला है? 11। पहला वाला जो स्टेप है उसमें वो आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है। तो मान लो पहले स्टेप में वो आगे चला गया, फिर से आगे चला गया है, दूसरा, फिर तीसरे में वापस आ गया, फिर चौथे में फिर से वापस आ गया, पांचवा इधर हो गया, छठा इधर हो गया, सातवां इधर हो गया, फिर आठवां इधर हो गया, फिर 9, फिर 10 और फिर फाइनली 11 में फिर वापस आ गया। तो अपने को ये निकालना है कि फाइनल उसका जो पोजीशन होना चाहिए ना, ही इज वन स्टेप अवे, ही इज वन स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। तो ये उसका स्टार्टिंग पोजीशन है t इक्वल टू 0 है, ठीक है। मतलब स्टार्टिंग में वो इधर खड़ा था। आपको ये निकालना है कि टोटल 11 स्टेप लेने के बाद उसका जो फाइनल पोजीशन होना चाहिए वो वन स्टेप अवे होना चाहिए। अच्छा, तो वन स्टेप अवे में कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, आप मुझे बता सकते हो क्या? कौन कौन से केसेस बन सकते हैं? तो यहाँ पे हम केसेस बना लेते हैं। 2 केस बन सकते हैं। कौन कौन से 2 स्टेप, कौन कौन से 2 केसेस बन सकते हैं? कि मान लो ये उसका इनिशियल पोजीशन है, पहले यहाँ पे फोकस करते हैं। अगर ये उसका इनिशियल पोजीशन है तो एक केस तो ये बन सकता है कि फाइनली वो इधर है, ओके, ही इज वन स्टेप अवे, मतलब उसने यहां से स्टार्ट किया और टोटल 11 स्टेप उसने आगे पीछे कहां लिए अपने को नहीं पता है, ठीक है, आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, बट फाइनली 11 स्टेप लेने के बाद वो इधर है, ही इज वन स्टेप अवे, ठीक है। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि फाइनली 11 स्टेप लेने के बाद उसकी जो फाइनल पोजीशन है वो इधर भी तो हो सकती है ना। इस केस में भी ही इज वन स्टेप अवे, ओके। अगर वो फाइनली इधर है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, ये इनिशियल है, ये फाइनल है, तो क्वेश्चन में केवल इतना ही बोला है कि ही इज वन स्टेप अवे। तो वन स्टेप अवे मतलब वन स्टेप आगे ऑल्सो, और मे बी ही इज वन स्टेप पीछे। 2 केसेस बन सकते हैं, ठीक है। अब ये वाला केस कब आएगा? तो ये इनिशियल पोजीशन है और ये 11 स्टेप लेने के बाद है, ये इनिशियल है, ये 11 स्टेप लेने के बाद है, समझ गया ना? ओके, तो अब ये वाला सिचुएशन कब आएगा? ये वाला सिचुएशन तभी आएगा, ये केस 1 और ये केस 2। तो ये केस 1 वाला सिचुएशन तभी आएगा जब वो 6 स्टेप फॉरवर्ड लेगा, है ना। दिस सिचुएशन इज ओनली पॉसिबल, केस 1 इज ओनली पॉसिबल व्हेन ही विल गो 6 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 5 स्टेप्स बैकवर्ड, तभी तो पॉसिबल है, यस और नो। अब आप बोलोगे कि नहीं सर वो तो आगे जाएगा फिर पीछे जाएगा, बट टोटल करो ना आप। देखो जैसे फॉर एग्जांपल जैसे इनिशियली वो इधर है, इनिशियली इधर है, वो एक स्टेप आगे गया, फिर एक और स्टेप आगे गया, फिर वो पीछे आ गया, ठीक है। तो ये आपका फॉरवर्ड है, दिस इज फॉरवर्ड, दिस इज फॉरवर्ड, दिस इज बैकवर्ड। अब इसके बाद फिर से वो फॉरवर्ड गया, ठीक है। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 फिर 4, 4 में ये फिर से आगे जा रहा है, दिस इज 4, फिर और आप देखो इसमें 4 के बाद मान लो फिर आगे गया वो, तो ये 5, इसके बाद पीछे 6 7 8, फिर मान लो 9 और फिर आगे गया 10 एंड देन 11, तो फाइनली वो इधर है। समझ में आ रहा है? तो टोटल उसने फॉरवर्ड कितने मारे, अब काउंट कर लो, ये फॉरवर्ड है, ये बैकवर्ड है, ये बैकवर्ड है, ये बैकवर्ड है, ये बैकवर्ड है, ये फॉरवर्ड है, ये फॉरवर्ड है। तो टोटल उसने फॉरवर्ड कितने मारे अगर आप काउंट करोगे ना, तो 1 2 3 4 5 और 6, मतलब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट वाला कॉन्सेप्ट है। समझ में आया ना? वो किधर भी आगे भी जा सकता है, हर एक पॉइंट पे, लाइक इस पॉइंट पे वो आगे जाएगा कि पीछे जाएगा अपने को नहीं पता, लेकिन टोटल उसको 6 बार फॉरवर्ड मारना पड़ेगा ना, और 5 बार बैकवर्ड मारना पड़ेगा, तभी तो उसका जो फाइनल पोजीशन होगा वो यहाँ पे आएगा। उसका जो फाइनल पोजीशन आएगा, ही इज वन स्टेप अवे, इनिशियली ये है, उसने यहां से स्टार्ट किया था, फाइनली वो इधर है। दैट इज ओनली पॉसिबल, दैट इज ओनली पॉसिबल इफ ही इज टेकिंग अ टोटल ऑफ 6 स्टेप्स फॉरवर्ड एंड 5 स्टेप्स बैकवर्ड। तो ये समझ में आ गया। तो ये पहला केस है। और दूसरे केस में सिमिलरली क्या होगा, जो दूसरा केस है हमारा, उसमें सिमिलरली क्या होगा, तो एक काम करो, यहां पे लिख देता हूं मैं, ठीक है। अब ये इतना अच्छा डायग्राम है कि मिटाने का मन नहीं कर रहा है। तो केस 2
केस 2 में बेसिकली आपका जो फाइनल पोजीशन है वो इधर है। अगर फाइनल पोजीशन पीछे है इसका मतलब नंबर ऑफ बैकवर्ड स्टेप ज्यादा होना चाहिए। तो सेकंड केस में दिस इज ओनली पॉसिबल इफ ही विल गो 6 स्टेप्स बैकवर्ड। ओके, 6 बैकवर्ड मारेगा और 5 फॉरवर्ड मारेगा, देन ओनली इट इज पॉसिबल। ठीक है, देन ओनली इट इज पॉसिबल। समझ में आ रहा है टोटल? तो यहाँ पे टोटल जो है 5 बैकवर्ड और 6 फॉरवर्ड है। अगर उल्टा हो जाएगा, 6 बैकवर्ड है और 5 फॉरवर्ड है टोटल, देन ही विल बी 1 स्टेप अवे फ्रॉम द स्टार्टिंग पोजीशन। तो 2 केस बनेंगे बेसिकली। ठीक है, अब इसमें आप किसी एक को सक्सेस अज्यूम कर, किसको सक्सेस अज्यूम करना है? किसी भी एक को कर सकते हो। अगेन किसी भी एक चीज को आप सक्सेस अज्यूम कर लो, और मान लो मैंने फॉरवर्ड को सक्सेस अज्यूम कर लिया तो जो बैकवर्ड है वो फेलियर हो गया। ओके, किसी एक चीज को आप सक्सेस अज्यूम कर सकते हो, तो मैंने फॉरवर्ड को सक्सेस अज्यूम कर लिया। अगर वो फॉरवर्ड जाएगा दैट इज सक्सेस फॉर अस, बैकवर्ड जाएगा तो दैट इज फेलियर फॉर अस। तो किसी एक को पी और एक को क्यू। अब ये वाला केस अगर आप देखोगे तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सक्सेस कितने हैं? हमने सक्सेस किसको अज्यूम किया? हमने सक्सेस अज्यूम किया है फॉरवर्ड को। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ सक्सेस कितने हैं? 6 बार सक्सेस है एंड 5 बार फेलियर है। तो एक केस तो आपका ये आ गया। और इसमें अगर आप देखोगे तो 5 बार सक्सेस है एंड 6 बार फेलियर है। तो बस 2 केस आएंगे, दोनों को ऐड कर दो। यहाँ पे टोटल कितने हैं? टोटल 11 है। 11 में से 6 बार आपको सक्सेस चाहिए और 5 बार आपको फेलियर चाहिए। तो इसका फॉर्मूला यूज कर लो। और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो 11 टोटल है, उसमें से 6 बार सक्सेस चाहिए, और नहीं 5 बार सक्सेस चाहिए, है ना। इधर आपको 5 बार ये सक्सेस है, तो आपको यहाँ पे 5 बार सक्सेस चाहिए और 6 बार फेलियर चाहिए। अब इन दोनों केसेस को ऐड कर लो तो आपका जो फाइनल आंसर आएगा दैट विल बी 11C6। ओके, 11C6 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 0.4। तो 0.4 की पावर 6, 0.6 की पावर 5 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 11C5 0.4, 0.4 की पावर 5 एंड 0.6 की पावर 6, ये आ जाए। सो दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, आप इसको सॉल्व कर लोगे तो इससे जो भी आएगा दैट विल बी योर आंसर। अंडरस्टूड? तो 2 केस बनेंगे। हमारे जो देवदास है अगर वो 1 स्टेप अवे है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन तो 2 केसेस बना के अपने को, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है यार, है ना। यहाँ पे एक बार भी ऐसा मेंशन नहीं किया है क्वेश्चन में कि ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है। तो आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है उसको हम 11 बार कर रहे हैं। रैंडम एक्सपेरिमेंट को हम 11 बार कर रहे हैं, उसमें से टोटल नंबर ऑफ सक्सेस अपने को कितने चाहिए उसकी काउंटिंग। यहाँ पे 5 बार सक्सेस और 6 बार सक्सेस, 2 केस आएंगे, दोनों केसेस को ऐड करोगे देन यू गेट द आंसर। और एक बार भी क्वेश्चन में लिखा नहीं है कि ये बाइनोमियल का क्वेश्चन है, तो आपको खुद से दिमाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चलो और आगे बढ़ते हैं। लेट्स डू वन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ऑल्सो। तो जेई मेन 2013 का क्वेश्चन है। ओके, जेई मेन का है तो ऑब्वियसली आसानी होगा। तो एक मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन है, उसमें 5 क्वेश्चन है। ईच क्वेश्चन हैज 3 ऑल्टरनेटिव्स। ओके, 3 ऑप्शन है एंड एग्जैक्टली 1 इज करेक्ट। ओके, तो द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट विल गेट 4 और मोर करेक्ट आंसर जस्ट बाय गेसिंग। अच्छा, मतलब उसने ठान लिया है कि भाई आज तो तुक्के मारूंगा, आज तो जम के तुक्के मारूंगा। अब आपको ये बताना है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल गेट 4 और मोर करेक्ट। तो आप एक काम करो, करेक्ट को सक्सेस अज्यूम कर लो, है ना। जो भी क्वेश्चन में पूछा है उसी को आप मान लो सक्सेस। ठीक है, तो अपने को नंबर ऑफ सक्सेस कितने चाहिए? 4 और मोर करेक्ट। इसका मतलब 4 और मोर सक्सेस। ओके, तो नंबर ऑफ सक्सेस अपने को कितना चाहिए? 4 या 4 से ज्यादा। और टोटल हमने रैंडम एक्सपेरिमेंट किया 5 बार। तो अगर आपने रैंडम एक्सपेरिमेंट 5 बार किया है, या तो 4 बार आपको सक्सेस चाहिए या 4 से भी ज्यादा बार आपको सक्सेस चाहिए। तो 2 केस बनेंगे, है ना। 5 में से 4 बार सक्सेस ले लो या 5 में से 5 बार सक्सेस ले लो। तो यहाँ पे 1 बार फेलियर आएगा, इधर 0 बार फेलियर आएगा। तो फॉर्मूला लगा दो 5C4। ओके, 5C4 आएगा, इधर 5C5 आएगा। अच्छा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना है? यहाँ पे 3 ऑप्शंस है, 3 में से कोई एक करेक्ट है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस 1/3 हो जाएगा ना। 1/3 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस। अगर तुक्के मारोगे तो 3 में से एग्जैक्टली सिंगल करेक्ट है ये। 3 में से एग्जैक्टली एक ऑप्शन है जो करेक्ट है, बाकी 2 ऑप्शन है जो गलत है। ओके,
तो Q का वैल्यू 2/3 हो गया। तो बस यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, 2/3 की पावर, दोनों का डिफरेंस 1, और यहाँ पे कितना आएगा 1/3 की पावर 5 और 2/3 की पावर 5 - 5 0। सो दिस इज द आंसर। इसको सॉल्व कर लो, क्या आ रहा है इसको सॉल्व करके देखना एक बार। मेरे ख्याल से नीचे तो 3 की पावर 5 ही आएगा। ओके, नीचे तो 3 की पावर 5 यहाँ से भी अपने को दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, इधर आएगा 5 × 2 तो 10, और इधर 1 तो 10 + 1 11 आ रहा है। ओके, तो 11/3 की पावर 5। ऑप्शन सी इज द आंसर। सिंपल, एकदम ही सिंपल है ये तो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2011 का क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। अब ये वाला जो क्वेश्चन है इसमें बोला है देयर आर 5 इंडिपेंडेंट बर्नौलीज ट्रायल। हाँ, ये जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चंस हम करते हैं इसको बर्नौलीज ट्रायल भी बोलते हैं, है ना। ये भी एक नाम है, ये भी एक वर्ड है। तो बर्नौलीज ट्रायल है आपके पास, मतलब बेसिकली आपको चमकना चाहिए कि बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। ठीक है, तो 5 इंडिपेंडेंट ट्रायल। अच्छा, तो नंबर ऑफ ट्रायल्स कितना है 5। इसमें से प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज गिवन P। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज P, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगा 1 - P। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसके बाद आपको बोला है इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 फेलियर। ओके, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 फेलियर। ओके, तो एटलीस्ट 1 के लिए मैंने आपको क्या बताया था, टोटल माइनस नो, है ना। तो आपको पूछा है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 फेलियर। तो आप क्या करोगे, इसको आप लिख दोगे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 माइनस नो फेलियर। नो फेलियर मतलब जीरो फेलियर, है ना, जीरो फेलियर। नो फेलियर मतलब जीरो फेलियर। और अगर जीरो फेलियर है, आपने टोटल जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो 5 बार किया, टोटल आपने जो रैंडम एक्सपेरिमेंट है वो 5 बार किया। अब आप चाहते हो कि यार कोई भी फेलियर ना आए, 5 में से 5 सक्सेस और 0 फेलियर। तो बस यहाँ पे ये इसका लिख दो, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 5C5, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस P है उसकी पावर 5 और 1 माइनस P की पावर 0, तो ये आ जाएगा। ठीक है, और क्वेश्चन में बोला है कि इज, ये जो प्रोबेबिलिटी आएगी दैट प्रोबेबिलिटी इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 31/32। अच्छा, तो ये जो प्रोबेबिलिटी आपने निकाली है इसका आप वैल्यू कर दो, तो यहां पे करते हैं। ठीक है, 1 माइनस 5C5 और P की पावर 5, यही तो है। दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 31/32। ओके, क्वेश्चन में गिवन है कि इट इज ग्रेटर, तो यहां से कितना, इसका वैल्यू 1 है तो इसको उधर भेज दो, इसको इधर ले आओ, तो कितना आ जाएगा 1 माइनस 31/32 इज ग्रेटर देन इक्वल टू P⁵5। तो ये 1/32 आ गया और ग्रेटर देन इक्वल टू P⁵5, तो P का वैल्यू कितना आ जाएगा 1/2 हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो P का वैल्यू आ जाएगा लेस देन इक्वल टू 1/2। तो P का वैल्यू लेस देन इक्वल, और 0 से तो बड़ा ही होगा क्योंकि प्रोबेबिलिटी है, सिंस ये प्रोबेबिलिटी है तो 0 से तो बड़ा ही होगा ना, तो 1/2 से कम, 1/2 से। तो ये 2011 का क्वेश्चन है ना चिंदी, राइट। और आगे बढ़ते हैं अब ये वाला क्वेश्चन ट्राई करते हैं। तो इसमें क्या करना है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको गिवन है, n का वैल्यू नहीं गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर हो जाएगा 3/4। ठीक है, ये दोनों आ गया। और इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 सक्सेस, ओके, एटलीस्ट 1 सक्सेस, तो कैसे करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 और सक्सेस। तो जब भी ये दोनों वर्ड्स आते हैं तो हमारी आंखों में चमक आ जाती है ना, एटलीस्ट 1। जहां पे भी क्वेश्चन में आपको दिखाई देगा एटलीस्ट 1, तो आंखों में आ जानी चाहिए चमक, और उसको रिप्लेस कर दो टोटल माइनस नो, तो टोटल माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो सक्सेस। ओके, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो सक्सेस, 0 सक्सेस। तो 0 सक्सेस मतलब कितना आएगा, यहाँ पे n का वैल्यू पता नहीं है, तो NC नंबर ऑफ सक्सेस 0। ओके, टोटल n बार हमने किया, 0 बार सक्सेस और n बार फेलियर, तो ये हमारा डायग्राम है। ओके, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर 0 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर n, तो ये आ गया। और क्वेश्चन में क्या बोला है कि दिस प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 1 सक्सेस इज
ग्रेटर देन और इक्वल टू 9/10। अच्छा, तो इसको आप कर दो ग्रेटर देन इक्वल टू 9/10। इसको सॉल्व करना है बस। तो ये 1 माइनस और NC0 का वैल्यू 1 होता है, ये भी 1 है, तो 3/4 की पावर n आ गया। एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाउ मच, 9/10। तो इसको सॉल्व कर लो बस, इसको सॉल्व कर लो, n का वैल्यू आ जाएगा। तो यहाँ से 1/10 आ जाएगा, इज ग्रेटर देन इक्वल टू हाउ मच, 3/4 की पावर n। ठीक है, तो इसमें आप log ले लो, क्योंकि आंसर फाइनल आपका log के टर्म्स में है ना, फाइनल आंसर log के टर्म्स में, तो log बेस 3/4 ले लो आप। ठीक है, ताकि n आ जाए, अपने को n निकालना है। तो log बेस 3/4 और 10 की पावर -1 है ये। एंड अच्छा, साइन विल चेंज, क्योंकि यहाँ पे बेस इज लेस देन 1। अगर बेस लेस देन 1 है तो साइन विल चेंज और इधर आ जाएगा n। चमक गया होगा ये, तो ये चमक गया। अब इसके बाद -1 तो आगे आ जाएगा। ठीक है, तो माइनस और इधर क्या हो जाएगा, इधर आपका आ जाएगा log 10 और 3/4, ये आ गया। अब इसको और फर्दर सॉल्व करना, इसमें मेरे ख्याल से log की प्रॉपर्टी आप लगा लो ना, यहाँ पे log की प्रॉपर्टी लगा लो, तो क्या आएगा बताओ। इसमें से ऑप्शंस मैच कराने बस, अब कैलकुलेशन है। ठीक है, तो इसमें n इज ग्रेटर देन इक्वल टू और माइनस log 10 और बेस है 3/4, तो बेस चेंज वाली प्रॉपर्टी लगा लो ना, माइनस और 1 डिवाइडेड बाई कर दो, नीचे ले जाओ इसको नीचे लेके जाएंगे तो ये जो बेस है वो इंटरचेंज हो जाएगा। तो 10 आ जाएगा नीचे और 3/4 आ जाएगा इधर। तो n का वैल्यू आ गया ग्रेटर देन इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाई, इधर आ गया log 3 बेस 10 माइनस log 4 बेस 10। तो ये आंसर आना चाहिए। इसका मतलब ये जो -1 है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर दो। ओके, तो इधर 1 हो जाएगा और ये उल्टा हो जाएगा, तो log 4 माइनस log 3 आ जाएगा। ये चमक रहा है, log 4 और बेस 10 है। तो दिस इज द फाइनल आंसर। तो n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, n इज ग्रेटर देन इक्वल टू, एंड विच इज द आंसर 4 माइनस 3, log ऑफ 4 माइनस log ऑफ 3, तो d आंसर आ जाएगा ना, ऊपर 1 है, तो ये तो गलत है, ये भी गलत है, तो यही आएगा। सही है, तो फाइनल आंसर आपका ऑप्शन डी है। तो ये भी आसान है, एकदम सिंपल। बाइनोमियल वाले जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो बहुत ही आसान है, इसको आप ट्राई करना फिर होमवर्क में। ठीक है, ट्राई दिस इन होमवर्क। और इसके अलावा एक जेई एडवांस का क्वेश्चन भी ट्राई करते हैं। ठीक है, तो ये भी वैसे तो चिंदी है, इसमें बोला है फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स अ फेयर कॉइन नीड्स टू बी टॉस्ड। ओके, तो अज्यूम कर लेते हैं ना, इसमें पूछा क्या, n का वैल्यू पूछा है। जेई एडवांस में जनरली जो भी क्वेश्चन आता है ना उसमें n का वैल्यू ही पूछते हैं, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, है ना। अभी इसके बाद हम जेई 2020 वाला क्वेश्चन भी करेंगे, उसमें भी n का वैल्यू पूछा था। ओके, सो वी वांट टू फाइंड आउट द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब मिनिमम वैल्यू ऑफ n। तो आप अज्यूम कर लो कि हमने एक फेयर कॉइन को टॉस किया। ओके, फेयर कॉइन को टॉस किया n नंबर ऑफ टाइम्स, तो ये हमने अज्यूम कर लिया। ठीक है, n का वैल्यू आपको निकालना है, मिनिमम वैल्यू ऑफ n निकालना है। आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है, क्वेश्चन में आपको पूछा है फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। तो हमने अज्यूम कर लिया कि एक फेयर कॉइन को n नंबर ऑफ टाइम्स हमने टॉस किया है। अब यहां पे बोल रहा है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स इज एटलीस्ट 0. अच्छा, तो 2 बार एटलीस्ट है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स इज एटलीस्ट 0.96। तो पहले तो आप इसको निकालो, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट, ओके, मिनिमम एटलीस्ट 2 हेड्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स। तो कौन कौन से केसेस, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स मतलब टोटल हमने जो रैंडम एक्सपेरिमेंट किया वो n नंबर ऑफ टाइम्स किया है। अगर n नंबर ऑफ टाइम्स हमने कॉइन को टॉस किया है तो कितने कितने हेड आ सकता है भाई, 2 हेड आ सकता है या 3 हेड या 4, 5, 6, 7, 8, ये सारे केसेस बनेंगे ना। जो नंबर ऑफ हेड्स है हम चाहते हैं कि मिनिमम 2 हेड आने चाहिए, मतलब मिनिमम 2 हेड मतलब 2 हेड या 3 हेड या 4 या 5, 6, 7, 8, 9, 10 टिल n। तो कौन कौन से केसेस माइनस करने पड़ेंगे, इसमें ऐड मत करो, 1 में से माइनस कर दो।
तो कौन कौन से केसेस अपने को 1 में से माइनस करने पड़ेंगे? तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, तो कौन कौन से केसेस है जिसको माइनस कर दो? 0 हेड वाला केस माइनस कर दो और 1 हेड वाला केस माइनस कर दो ना, इन दोनों को हटा दो, है ना। टोटल नंबर ऑफ केसेस में से आप ये वाला केस हटा दो जब 0 हेड आया था, 0 हेड, एंड ये वाला भी हटा दो जब 1 हेड आया था, एग्जैक्टली 1 हेड। तो यहां से आ जाएगा दिस इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स, है ना। जब 0 हेड आया था उस केस को हमने माइनस कर दिया, जब 1 हेड आया था एग्जैक्टली उसको भी माइनस कर दिया, तो जो बचेगा उसमें मिनिमम 2 हेड आएंगे ना, है ना, 2 आएंगे या 2 से ज्यादा आएंगे, तो जो भी केसेस है उसको आप सबट्रैक्ट कर दो, तो यहां से निकालो। चलो अब यहाँ पे किसी एक चीज को सक्सेस अज्यूम कर लो, जैसे यहाँ पे आपके पास एक फेयर कॉइन है, उसको आपने टॉस किया, तो कोई भी एक आप मान लो सक्सेस, तो आई एम अज्यूमिंग प्रोबेबिलिटी ऑफ, जो भी क्वेश्चन में पूछा है, मैंने आपको क्या बोला था, यहाँ पे एक सीक्रेट टिप यही है कि जो क्वेश्चन में पूछा है उसको आप क्या ले लो, उसको सक्सेस ले लो। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, क्योंकि क्वेश्चन में हेड के बारे में पूछा है तो हमने हेड को ही सक्सेस ले लिया। अगर हेड आ गया तो सक्सेस, अगर टेल आ गया तो फेलियर। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस? प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस का वैल्यू आ जाएगा 1/2, और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर का वैल्यू कितना आ जाएगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, तो वो भी आ जाएगा 1/2, क्योंकि फेयर कॉइन है, क्वेश्चन में पहले ही बोला है फेयर कॉइन, अगर फेयर कॉइन है तो 1/2 1/2। ठीक है, अब 0 हेड का क्या मतलब है? हमने बोल दिया कि गेटिंग हेड इज गेटिंग सक्सेस। ओके, हमने यहाँ पे अज्यूम क्या किया कि गेटिंग हेड इज बेसिकली सक्सेस, गेटिंग हेड इज बेसिकली सक्सेस। तो 0 हेड मतलब 0 सक्सेस, ठीक है, 0 हेड का मतलब 0 सक्सेस, और 1 हेड का मतलब 1 सक्सेस। ठीक है, तो ये दोनों केसेस है बस। अब इसके बाद तो आपको सिंपल फॉर्मूला यूज करना है। ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यही है कि 1 माइनस आपने जो रैंडम एक्सपेरिमेंट हो n नंबर ऑफ टाइम्स किया, आपको सक्सेस मिले 0, तो सारे के सारे फेलियर। तो इस केस को माइनस कर देना और इस केस को भी माइनस कर देना कि जब n नंबर ऑफ टाइम्स रैंडम एक्सपेरिमेंट किया, एक बार सक्सेस मिला, n-1 बार आपको क्या मिला? फेलियर। समझ गए ना? तो n-1 नंबर ऑफ टाइम्स आपको फेलियर मिल गया, तो बस माइनस करो। सो यू विल गेट 1 माइनस ये nc0 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर 0, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर n, और माइनस nc1 प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस की पावर 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ फेलियर की पावर n-1। तो ये आ गया। ठीक है, तो ये आपकी जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है वो आ गई। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर लो यार, अच्छा नहीं लग रहा ना, सुंदर बनाओ। सुंदर बनाएंगे तो इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू भी 1 है, तो कितना आ जाएगा? 1 माइनस 1/2 की पावर n, और इधर अगर आप देखोगे तो या माइनस को आप कॉमन ही ले लेना। ठीक है, ये इसका वैल्यू n आएगा, और ये दोनों को कंबाइन कर लो, इसको कंबाइन कर लोगे तो अगेन 1/2 की पावर n, पावर्स को ऐड कर देना। ठीक है, इधर तो माइनस को कॉमन भी ले लो इधर आप। ठीक है, तो माइनस को कॉमन ले लिया, इधर आ जाएगा n इंटू 1/2 की पावर n। ये चमक गया सबको? सिंप्लीफाई कर लिया। और क्वेश्चन में बोला है कि ये जो प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है, दिस प्रोबेबिलिटी इज एट लीस्ट 0.96, मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी निकल के आ रही है वो मिनिमम से मिनिमम 0.96 है। तो एटलीस्ट का मतलब क्या है? एटलीस्ट का मतलब ये जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली है, दिस इज मिनिमम 0.96। एटलीस्ट का मतलब ग्रेटर देन इक्वल टू ना, मतलब आपकी जो प्रोबेबिलिटी है वो या तो 0.96 है या उससे बड़ी है। मिनिमम 0.96 तो है ही, मतलब 0. इसका मतलब समझ में आ रहा है? द प्रोबेबिलिटी, ये जो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 2 हेड्स इज, ये जो प्रोबेबिलिटी हमने निकाली, दैट प्रोबेबिलिटी इज एटलीस्ट 0.96, मतलब या तो 0.96 है या उससे बड़ी है, तो ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये आ गया। अब इसको सॉल्व करना है, तो इस डब्बे को आप इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो ये 0.04 आ जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे कितना? 1/2 की पावर n को कॉमन ले लो, तो बचेगा n+1। अब आपको निकालना है मिनिमम वैल्यू ऑफ n। ठीक है, n की मिनिमम वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है, राइट? क्वेश्चन में क्या पूछा है? फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ n। अंडरस्टूड ऑल ऑफ यू? यू हैव टू फाइंड आउट द मिनिमम वैल्यू ऑफ n।
तो ये कितना है, दिस इज बेसिकली 4/100 मतलब 1/25 एंड यहाँ पे आ जाएगा ग्रेटर देन इक्वल टू n+1 और 2 की पावर n। अब इसमें आपको चेक करना पड़ेगा, ठीक है, 2 की पावर n ये आ गया 25 इंटू n+1 ये आ गया, ठीक है। अब इसमें आपको n की अलग अलग वैल्यूज पुट करके चेक करना पड़ेगा, ठीक है, n की अलग अलग वैल्यूज पुट करके चेक करना पड़ेगा। तो n का वैल्यू मिनिमम से मिनिमम, और ये जब क्वेश्चन आया था तो ये इंटीजर करेक्ट में आया था, मतलब इसका जो भी आंसर है वो 0 से 9 के बीच में है, 0 से 9 के बीच में है आंसर। तो आप स्टार्ट करो, 0 से स्टार्ट करो, n का वैल्यू 0 पुट करोगे तो सेटिस्फाई करेगा क्या, नहीं करेगा। फिर 1 भी नहीं करेगा, 2 की पावर 1 और इधर आ जाएगा 25 इंटू 2, तो ये ग्रेटर नहीं है ना, ये तो लेस हो गया। फिर n का वैल्यू 2 पुट करो, n का वैल्यू 2 इसमें सेटिस्फाई करेगा, चेक करो, n का वैल्यू 2 3 4 5 6 7 8, मेरे ख्याल से n का वैल्यू जो पहला सेटिस्फाई करेगा दैट विल बी 8, क्योंकि 2 की पावर n का वैल्यू 7 पुट करना है एक बार, n इक्वल टू 7 पुट करोगे तो ये 2⁻7 एंड दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 इंटू 7 + 1 8, तो ये तो गलत है ना, क्योंकि 25 इंटू 8 ये आ जाएगा 200 और ये वैल्यू है कितना 64 इंटू 2 तो 128 है ना। तो 128 ग्रेटर देन इक्वल टू 200 तो नहीं होता है, तो ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। n इक्वल टू 8 ट्राई करो, 2⁻8 आ जाएगा और 25 इंटू 9 आ जाएगा, 2⁻8 करोगे सो दैट विल बी 256 और ये करोगे सो दिस इज 225, तो ये ग्रेटर है ना, समझ गए। मतलब इसका आंसर क्या आएगा, मिनिमम से मिनिमम n का वैल्यू कितना है 8, तो इसके बाद आपको हिट एंड ट्रायल से ही चेक करना पड़ेगा, ठीक है। आप n की जो वैल्यूज है उसको पुट करते जाओगे एंड देन चेक करते जाओगे, फाइन। तो ये और इसके बाद एक और क्वेश्चन है, चलो आप इसको भी होमवर्क में ट्राई करना है, ठीक है। जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है, इसको मैं चाहता हूं कि एक बार आप ट्राई करो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दिस इज इनफैक्ट वेरी वेरी गुड क्वेश्चन। इसको अब एक बार आप ट्राई करना, ठीक है, होमवर्क में ट्राई कर लेना, फाइन। और कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बता देना किन किन लोगों का आंसर आ रहा है। अगेन ये भी इंटीजर टाइप में ही आया था, तो इसका भी जो आंसर है वो 0 से 9 के बीच में है, और ये भी ऑलमोस्ट वैसा ही क्वेश्चन है। आपको लास्ट में जो n का वैल्यू निकालना पड़ेगा वो सब्सटीट्यूट कर करके चेक करना पड़ेगा कि मिनिमम कौन सा आ रहा है ना। तो n का वैल्यू 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपको पुट कर करके चेक करना है कि भाई पहला n का वैल्यू कौन सा है जो सेटिस्फाई हो जाएगा उसमें। ओके, तो इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना, जेईई एडवांस 2020 का क्वेश्चन है। नाउ यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन एंड कमेंट करके मुझे डेफिनेटली बता देना कि इसका जो आंसर है वो कितना आ रहा है, ठीक है। चलो, तो ये भी एक बहुत ही भयंकर और बेस्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो अब मिलते हैं अगली क्लास में, एंड बिफोर वी साइन आउट एक बार से फटाफट से आप टाइम टेबल देख लो, है ना। दिस इज द टाइम टेबल दैट वी आर रेगुलरली फॉलोइंग ऑन अनअकैडमीज जेईई चैनल। तो डेफिनेटली आप इस टाइम टेबल को रेगुलरली फॉलो करना स्टार्ट कर दो। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है तो डेफिनेटली इसको लाइक कर देना। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट कर देंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम और बेस थ्योरम, जिस पे अगेन मतलब बहुत सारे भर भर के क्वेश्चंस है। तो जितने भी जेईई एडवांस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसको भी हम देखेंगे एक बार कि किस तरह के क्वेश्चंस ऑलरेडी आते हैं और वहां पे हम अपना जो कॉन्सेप्ट है उसको कैसे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो डेफिनेटली इस लेक्चर को लाइक कर देना, एंड अगले लेक्चर में हम मिलेंगे कल, जिसमें हम स्टार्ट करेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी थ्योरम, और अगर वो खत्म हो गया तो कल के कल फिर हम बेस थ्योरम भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो अभी काफी टाइम लगेगा प्रोबेबिलिटी में, ऑलमोस्ट लाइक अप्रोक्सीमेटली 9 लेक्चर्स तो लगेंगे ही, 9 लेक्चर्स, एंड देन दिस चैप्टर विल बी ओवर, ठीक है। चलो, तो ये टाइम टेबल है, इसका आप एक बार फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। यू कैन टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पर्टिकुलर टाइम टेबल ऑल्सो। ये जो टाइम टेबल है इसको आप रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना स्टार्ट कर दो। दिस इज जेईई लाइव डेली, तो आपकी रोज क्लासेस होती है, एवरी डे देयर इज क्लास, 11th के लिए भी होती है, 12th के लिए भी होती है। सो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, ओके, 12th वालों के लिए डीपीपी के सेशंस होते हैं, एंड थर्सडे फ्राइडे सैटरडे 12th के लिए लेक्चर्स होते हैं, और उसका रिवर्स होता है फॉर 11th स्टैंडर्ड, ठीक है। तो डेफिनेटली इस टाइम टेबल को नोट कर लो, इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दो। इसके अलावा जेईई लाइव स्प्रिंट भी हमने लॉन्च कर दिया, जिसका टाइम आपको आई थिंक पता चल गया है ना। 2 बजे से क्लास होती है जेईई लाइव स्प्रिंट की, 2 से 3:30 तक, 1.5 घंटे की एक एक्स्ट्रा क्लास भी हमने
यहाँ पे स्टार्ट कर दिए। तो डेफिनेटली जितने भी स्प्रिंट के सेशंस है उसमें भी आप आना स्टार्ट कर दो, रिवीजन बहुत अच्छा हो जाएगा। ठीक है, चलो तो एंड अपार्ट फ्रॉम दैट livedaily.me/JEE को अगर आप विजिट करोगे, अगर किसी ने इस पर्टिकुलर चैनल पे थोड़ा लेट ज्वाइन किया था, तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर लिंक पे आपको सारे के सारे लेक्चर्स, पूरी प्लेलिस्ट आपको स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मिल जाएगी, है ना। तो आपको इधर उधर सर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एंड प्लस ऑलरेडी 15 to 20 lakh स्टूडेंट्स आर वॉचिंग दिस लेक्चर्स, डाउनलोडिंग द नोट्स ऑल्सो ऑन अ डेली बेसिस। ओके, सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इतना तो अपने को करना ही करना है। यहाँ पे आपको वन शॉट के सेशंस मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको जितने भी स्ट्रैटेजी के सेशंस है वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। एंड प्लस हमारे रेगुलर जो लेक्चर्स है, डीपीपीज है, और अब तो लाइव स्प्रिंट भी स्टार्ट हो गया, तो ये सारे लेक्चर्स तो आपके चल ही रहे। ठीक है, तो डेफिनेटली आपको यहाँ पे टॉप एंड द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन, जो भी बेस्ट कंटेंट है, वो आपको एक ही चैनल पे मिल जाएगा, एंड दैट इज अनअकैडमी जेई चैनल। ठीक है, ऑल्सो अगर आप सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म पे आना चाहते हो, तो देखो अब यार यहाँ पे सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि सर जब सब कुछ YouTube पे फ्री में अवेलेबल है, तो हमें सब्सक्रिप्शन पे क्यों आना चाहिए, है ना। क्योंकि अनअकैडमी का जो सब्सक्रिप्शन प्लेटफॉर्म है वो तो पेड है, आपको उसमें पे करना पड़ता है, देन यू कैन एनरोल इन ऑल द क्लासेस एंड सब कुछ आपको मिलता है। तो यहाँ पे सबसे मेन रीजन क्या है कि आपका इंटरेक्शन का लेवल बहुत अच्छा हो जाता है। ये जो प्लेटफॉर्म है वो एजुकेशन के लिए ही बना है। तो अगर आप इस प्लेटफॉर्म पे आते हो, सबसे पहली बात तो ये कि यहाँ पे मल्टीपल एजुकेटर्स आर देयर। जितने भी इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स है आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे मिल जाते हैं। आप सबकी क्लासेस देख सकते हो, सबके बैच में जा सकते हो, सबसे आप डाउट्स पूछ सकते हो, गाइडेंस ले सकते हो, सारी आपकी रेगुलर क्लासेस होती है। एंड हर एक क्लास में आप बहुत अच्छा इंटरेक्शन कर सकते हो, अपने डाउट्स को भी पूछ सकते हो। अगर किसी को कोई भी डाउट आता है तो डायरेक्टली उसको आप क्लास में अपलोड कर दो, लाइव क्लास में अपलोड कर दो। जैसे ही आपने लाइव क्लास में अपलोड कर दिया, टीचर वहीं के वहीं उसको सॉल्व कर देंगे, कोई भी गैप नहीं आएगा। अगर आपको डाउट आता है, डायरेक्टली लाइव क्लास में जाओ और आप पूछ सकते हो, और वो भी मल्टीपल टीचर से भी पूछ सकते हो। ठीक है, जिस भी टीचर की क्लास चल रही है उसमें जाके आप डाउट पूछ लो, तो सारे आपके डाउट्स क्लियर हो जाते हैं। प्लस यहाँ पे लाइव पोल एंड लीडर बोर्ड भी होता है। तो यहाँ पे बहुत सारे हम प्रैक्टिस सेशंस करते हैं, जैसे आज भी एक स्पेशल क्लास है। ठीक है, उसमें हम बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे आपके सारे के सारे जो सेशंस है वो चलते रहते हैं, जिसमें हम प्रैक्टिस भी आपको खूब कराते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस करनी है, लाइव पोल एंड लीडर बोर्ड के साथ प्रैक्टिस करनी है, तो भी बेसिकली आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। तो ये सारे फीचर्स मिलते हैं, प्लस आपका परफॉर्मेंस एनालिसिस बहुत तगड़ा हो जाता है यहाँ पे, क्योंकि आपकी वीकली टेस्ट सीरीज चल रही है। ऑलरेडी मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स आर पार्टिसिपेटिंग इन द टेस्ट सीरीज। क्या ये इंडिया की सबसे बड़ी टेस्ट सीरीज है? हाँ है। ठीक है, दिस इज इंडियाज वन ऑफ द लार्जेस्ट टेस्ट सीरीज, जहां पे मैक्सिमम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यहाँ पे यू विल गेट अ वेरी सॉलिड एनालिसिस ऑल्सो, जहां पे आपको एग्जैक्टली पता चलेगा कि भाई आपका रैंक कितना आ रहा है, आपकी परसेंटाइल कितनी आ रही है, कितने टॉपिक्स है जो मेरे वीक है, किसको इंप्रूव करना है, स्ट्रैटेजी में क्या गड़बड़ है, हमने कौन कौन से नेगेटिव कर दिए, और कहां पे हमने टाइम मैनेजमेंट में गड़बड़ कर दी। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रैक्टिस करने को मिलेगी इन वीकली टेस्ट सीरीज। ठीक है, यहाँ पे आपके जो एग्जाम्स होते हैं वो एग्जैक्टली जेई पैटर्न पे है, जैसे आपके एनटीए में कंडक्ट होता है, एग्जैक्टली लाइक दैट। यहाँ पे आपको आंसर्स करने हैं, टाइम लिमिट है प्रॉपर, और लास्ट में एक लीडर बोर्ड भी आता है। हर एक टेस्ट के बाद एक लीडर बोर्ड आता है, जहां पे आपको पता चलेगा कि आपका जो परफॉर्मेंस का ग्राफ है वो कैसा चल रहा है। ठीक है, वो इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है, मैक्सिमा है, मिनिमा है, बट फाइनली अपने को एक्सपोनेंशियल वाला ग्राफ है उसको अचीव करना है। ठीक है, एग्जैक्टली अपना जो ग्राफ है वो ऐसा कुछ दिखना चाहिए कि भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन एकदम इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, चलो तो ये सारी फैसिलिटीज आपको मिलती है। प्लस यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि इंडिया के जितने भी टॉप एजुकेटर्स है, सारे के सारे टॉप एजुकेटर्स आपको एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे पढ़ा रहे। ठीक है, अब तो हमने रैंक बूस्टर कोर्स को भी लॉन्च कर दिया, तो 4 दिसंबर से ये रैंक बूस्टर कोर्स आपका स्टार्ट हो गया। उसमें हम 5 दिन क्लास ले रहे। ठीक है, सो क्लासेस की जो फ्रीक्वेंसी है दैट इज 5 days अ वीक। उसमें हम बहुत अच्छी तरह से हर एक चैप्टर का वन शॉट कर रहे हैं। उसमें थ्योरी भी है, उसमें प्रैक्टिस भी है, उसमें डीपीपी आपको मिलती है, तो सब कुछ चल रहा है। ठीक है, एवरीथिंग विल बी देयर। तो अगर आप एक बार प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करते हो, आप रैंक बूस्टर कोर्स में एनरोल कर लेना। यहाँ पे फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, मैथ्स भी है, एवरीथिंग इज देयर। प्लस जो रेगुलर कोर्सेज हमारे 11th और 12th के हैं वो तो आप अटेंड कर ही सकते हो, दैट इज ऑल्सो देयर। ठीक है, तो रेगुलर कोर्सेज में आ सकते हो, रिविजन कोर्सेज में आ सकते हो, जेई मेन, जेई एडवांस के बहुत सारे क्रैश कोर्सेज चल रहे हैं, उसमें भी आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, प्लस यहाँ पे आपको मल्टीपल टीचर्स का एक्सेस मिलता है,
यहाँ पे बंसल क्लासेस की टीम है, यहाँ पे न्यूक्लियस की टीम है, यहाँ पे जितने भी कोटा के टॉप एचओडीज है उन सबकी यहाँ पे टीम है। तो डेफिनेटली यार आपको टॉप एंड द बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन यहाँ पे प्रोवाइड होता है। प्लस यहाँ पे जितने भी टॉप ऑथर्स है वो भी यहाँ पे लाइव पढ़ा रहे हैं। तो जितनी भी आप यहाँ पे बुक्स देख रहे हो है ना, ये सेंगेज पब्लिकेशन, अरियन पब्लिकेशन, जितनी भी यहाँ पे बुक्स है, इन सभी बुक्स के ऑथर्स दे आर ऑल्सो टीचिंग यू लाइव ऑन दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। अब इससे अच्छी बात क्या हो सकती है, राइट? तो डेफिनेटली यार आपको सारे के सारे जितने भी एजुकेटर्स है, 75 प्लस एजुकेटर्स आर देयर, 100 प्लस लाइव बैचेस आर गोइंग ऑन, इन सब का आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है वंस यू टेक अ सिंगल सब्सक्रिप्शन। एक सब्सक्रिप्शन आपको लाइफ में एक बार खरीदना है, उसके बाद यू विल गेट अनलिमिटेड एक्सेस ऑफ एवरीथिंग। ठीक है, सब कुछ आपके लिए अनलॉक हो जाएगा, ये जो ताले हैं ये ताले खुल जाएंगे। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर। एंड अगर आपको इसको अचीव करना है तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले अनअकैडमीज लर्निंग ऐप को डाउनलोड कर लो, इंस्टॉल कर लो। अदरवाइज आप unacademy.com पे भी जा सकते हो, वहां पे अकाउंट क्रिएट करने के बाद प्लस पे चले जाओ, IIT JEE आपका गोल सिलेक्ट कर लो एंड देन क्लिक ऑन गेट सब्सक्रिप्शन। अब यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है, आप इनमें से किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग जो बेस्ट है, अगर कोई 12th में है या कोई ड्रॉपर है तो मेरे ख्याल से 1 साल का जो सब्सक्रिप्शन है दैट इज द बेस्ट। इसमें आपका सब कुछ कवर हो जाएगा, फुल सिलेबस, एवरीथिंग विल बी कवर्ड। अगर आप इनफैक्ट लेट हो गए हो आप 6 महीने का भी ले सकते हो। ठीक है, अगर आप लेट हो गए तो 6 महीने का ले लो, अदरवाइज 1 साल वाला इज द बेस्ट। यहाँ पे दोनों ऑप्शन भी अवेलेबल है, आइकॉनिक वाला भी है, प्लस वाला भी है, दोनों के प्राइजेस भी आपको दिख जाएंगे। दिस इज फॉर 6 मंथ्स, दिस इज फॉर 1 ईयर, दिस इज फॉर 2 ईयर्स। ठीक है, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, सारी प्राइजेस आपके पास अवेलेबल है। एंड प्लस जो भी 9th 10th या 11th में, आई थिंक डेफिनेटली यू शुड गो फॉर 2 ईयर प्लान। इसमें आपका 11th का सिलेबस पहले तो कवर होगा, फिर 12th का सिलेबस कवर होगा, एंड आफ्टर दैट पूरा रिविजन भी होगा। जब तक आपका जेईई एडवांस का एग्जाम नहीं हो जाता है तब तक आपको सारी फैसिलिटीज मिलेगी। ओके, एवरीथिंग यू विल गेट इन 2 ईयर प्लान। ऑलराइट, तो कोड कौन सा यूज करना है? कोड यू कैन यूज NV Live, इससे आपको मैक्सिमम पॉसिबल डिस्काउंट मिल जाता है, इसको अप्लाई कर देना। अगर किसी को ये प्राइजेस ज्यादा लग रहे तो मेरे ख्याल से बेस्ट ऑप्शन है कि आप प्रोसीड टू पेमेंट को क्लिक कर दो कोड लगाने के बाद, एंड आपके प्राइजेस जैसे ही आप कोड लगाओगे कम हो जाएंगे, ऑटोमेटिकली प्राइजेस विल रिड्यूस। उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट कर दो। वहां पे नो कॉस्ट EMI ऑप्शन भी अवेलेबल है। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, ठीक है, एक बार पूछ लो मम्मी पापा से, क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है, उससे पे कर सकते हो। एंड वहां पे आपको मंथली बेसिस पे इसको पे करने का भी ऑप्शन मिलता है, और सबसे अच्छी बात ये कि इसमें कोई इंटरेस्ट भी नहीं लगता है। ठीक है, नो कॉस्ट EMI है, तो यही वाले जो प्राइजेस है इसको आप मंथली बेसिस पे डिवाइड करके पे कर सकते हो। फाइन, सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल, है ना। एज एन एजुकेटर मेरा काम है ये आपको समझाना, एंड अगर आपको समझ में आ गया तो डेफिनेटली यार इस क्लास को थम्स अप दे देना। एंड एक और बात, यहाँ पे आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन पे अगर आप जाते हो तो आपको प्लस वाले सारे बेनिफिट्स तो मिलते ही है, प्लस वाले सारे बेनिफिट्स आपको मिलते हैं, प्लस आपको एक पर्सनल कोच भी मिलता है। अब ये जो पर्सनल कोच है उनके साथ आप 1-on-1 इंटरेक्शन कर सकते हो। तो अगर आप IIT JEE कैटेगरी में कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हो, अगर आप एकदम अल्टीमेट बेस्ट सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, देन आई थिंक डेफिनेटली आइकॉनिक वाला ऑप्शन इज फॉर यू। ठीक है, यहाँ पे आपको मतलब पर्सनल कोच मिलेगा, पर्सनल गाइडेंस मिलेगा, एंड बहुत सारे IIT JEE के वर्कशॉप्स भी हो रहे, जहाँ पे IIT JEE के जो टॉपर्स है वो भी क्लासेस ले रहे, प्लस जितने भी टॉप एजुकेटर्स है वो भी क्लासेस ले रहे। तो डेफिनेटली यार यहाँ पे आपको सारी बेस्ट फैसिलिटीज मिलेगी। अगर आप कुछ भी मिस नहीं करना चाहते हो तो डेफिनेटली आप ये जो आइकॉनिक वाला ऑप्शन है इसको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, अदरवाइज प्लस वाला ऑप्शन भी बढ़िया है, इसमें भी आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल जाता है ऑफ ऑल द एजुकेटर्स, सारी फैसिलिटीज, लाइव क्लास और कंटेंट में आप कुछ भी मिस नहीं करोगे। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शंस है, बट व्हेनेवर यू आर कमिंग ऑन द प्लेटफॉर्म मेक श्योर कि आपका जो कोड अप्लाइड है दैट इज NV Live। ठीक है, इससे हमें भी एक अच्छी फीलिंग आती है। तो इफ यू आर लाइकिंग द क्लासेस तो डेफिनेटली इसको यूज करना बनता है। फाइन, चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो डेफिनेटली इसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, है ना, एंड ऑल्सो इसको शेयर कर सकते हो विद द हैशटैग ऑफ JEE Live Daily विथ ऑल योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ठीक है, जितने भी दोस्त लोग हैं सबके साथ शेयर कर देना, एंड दिस इज द कोड। ठीक है, इसको आप नोट कर लो। अगर आपको किसी भी फ्री क्लास में एंट्री चाहिए, कॉम्बैट में जाना है, किसी भी टेस्ट सीरीज में जाना है, तो डेफिनेटली यही सेम कोड आप यूज कर सकते हो एवरीवेयर। ठीक है, फॉर कॉम्बैट ऑल्सो, फॉर स्पेशल क्लासेस ऑल्सो,
फॉर अनलॉकिंग द फ्री प्लान ऑफ अनअकैडमी ऑल्सो, है ना। ऑलरेडी बहुत सारी चीजें हैं जो ऑलरेडी चल रही है, तो डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर करना और इंश्योर करना कि आज के आज जो अनअकैडमी का फ्री प्लान है जो अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है उसको आप ज्वाइन कर लो, ठीक है, उसको आप ज्वाइन कर लो। चलो फिर मिलते हैं अगली क्लास में, एंड तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।